ओके मैम, स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 जो है वो एकदम मतलब ना बेसिक सा चैप्टर है। देखो क्या नाम है चैप्टर का, सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ये चैप्टर आप बिना पढ़े जाओगे आप तो भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इतना सारा इतने तीनों ईयर्स में पढ़ चुके हैं, तो वो पूरा अपना ही तो काम है, तो उसको तो हम बेसिकली लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जितना भी कुछ सीएस का रोल जगह जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखा है, यहाँ पे इस चैप्टर में उसकी क्या आने वाली है, बेसिकली समरी आने वाली है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो सीएस है वो दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आइदर आप क्या कर लो, किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर लो, या आप खुद का क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो ये दो तरीके से या दो डोमेन्स में एक सीएस के पास में अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगर एक सीएस एम्प्लॉयमेंट में है, तो अब देखो एम्प्लॉयमेंट में है तो तुम्हें पता है कि वो केएमपी का पार्ट होता है, की मैनेजरियल पर्सनल का पार्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको होल टाइम सीएस अपॉइंट करने की जरूरत होती है। तो देखो सबसे पहले हम केएमपी वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सीएस जो है वो केएमपी माना जाता है। अब केएमपी में कौन कौन आते हैं, अपना एमडी आ जाएगा, सीईओ आ जाएगा, देन होल टाइम डायरेक्टर्स आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएगा, सीएफओ आ जाएगा, और उसके साथ में कौन आता है, अपना सीएस भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ लिमिट्स हैं कि केएमपी कहाँ कहाँ पर जरूरी होते हैं। तो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी जो है ना, वहां पर आपको लिमिट्स गिवन है कि ऐसी पब्लिक कंपनी जहां पर पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ रुपीज और मोर है, तो वहां पर आपको सीएस यानी बेसिकली केएमपी चाहिए। तो केएमपी है तो सीएस ऑटोमेटिकली वहां पर आ ही जाएगा। ठीक है, तो एज ए केएमपी पर पॉइंट हो जाओगे। अब देखो ये किसके बारे में बात थी, लिस्टेड और पब्लिक कंपनीज के बारे में। पर ऐसा भी तो होता है ना कि प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, या उसके अलावा और कोई कंपनीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, वो फर्स्ट वाले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है ना, क्योंकि केएमपी जो है उसमें प्राइवेट कंपनीज नहीं आ रही है, तो क्या प्राइवेट कंपनी में सीएस नहीं चाहिए, चाहिए। तो एवरी प्राइवेट कंपनी अगर उसका पेड अप कैपिटल कितना है, 10 करोड़ रुपीज और मोर है, तो वहां पर भी आपको होल टाइम सीएस अपॉइंट करने की जरूरत है। तो पब्लिक में प्राइवेट में लिमिट्स देख लो और फिर आपको अपॉइंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दो है। इसके अलावा आपको मेन ड्यूटीज एंड फंक्शंस अभी एकदम बेसिक है। जो हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना, कंपनी लॉ में जो भी सारे कंप्लायंसेस वाले काम है वो सारे सीएस को करने होते हैं। अब वो आपको यहाँ पे लाइन से गिवन है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, आपको बोर्ड को रिपोर्टिंग करनी है कि आप कंपनी ने कंप्लायंसेस किए हैं या कंप्लायंसेस नहीं किए हैं। अब कंप्लायंसेस जो हैं वो लॉ के भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कंप्लायंस आपके सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के भी हो सकते हैं। अब देखो क्या बोला है और क्या क्या फंक्शन है, तो वही फर्स्ट तो वही बोला, कंपनी में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी एप्लीकेबल लॉज है। क्या हमने ऑब्जेक्ट लॉज के अकॉर्डेंस में बिजनेस किया है या नहीं किया है, तो क्या हमने एमओए फॉलो किया है, क्या हमने आर्टिकल्स फॉलो किए हैं, क्या हमने कंपनी एक्ट के जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सब फॉलो किए हैं क्या। देन जो हमने एजेंडा वगैरह बनाया है मीटिंग के लिए वो प्रॉपर कंसल्ट करके बनाया है क्या, मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग्स वगैरह सब टाइम पे कॉल की हैं या कॉल नहीं की हैं। ठीक है, तो एकदम सब कुछ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो भी आप मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते हो उन मीटिंग्स के हम नोटिस वगैरह भेजेंगे, ठीक है, देन उन मीटिंग्स के मिनट्स वगैरह हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वो सारी बेसिक बेसिक चीजें आपने की। देन अपने कंपनी के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ भी होते हैं, तो ये आपने प्रॉपर किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा शेयर से रिलेटेड, अलॉटमेंट से रिलेटेड, रजिस्टर्स मेंटेनेंस से रिलेटेड जो आपके काम होते हैं ये सब कुछ किए हैं या नहीं किए। तो ये सारे काम एक किसके हैं, एक कंपनी सेक्रेटरी के हैं। देन एडवाइजरी रोल तो वो प्ले करता ही है, बोर्ड को हम कह सकते हैं वो एडवाइस देगा, मैनेजमेंट को एडवाइस देगा, ऑडिट कमेटी को एडवाइस दे सकता है। ठीक है, देन अगर कंपनी के पास में कॉमन सील है तो उसकी कस्टडी भी किसके पास रहती है, सीएस के पास में। देन आपको याद है चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट, तो उसमें भी रोल ऑफ सीएस आया था। ठीक है, देन जो अपना इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल ऑडिट है, वो सब प्रॉपर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वहां पर भी सीएस का रोल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट तो सारा पॉइंट अपना क्या था, सेक्रेटेरियल फंक्शन। अब यहाँ पे आपको मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग कि एक सीएस को कंपनी में क्या हो रहा है वो सब चीजें रिपोर्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे दोनों रिपोर्टिंग आ जाएंगी, एक आपकी इंटरनल रिपोर्टिंग है और एक आपकी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। तो एक्सटर्नल में तो क्या आ जाएगा, जो भी कंपनी को फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते हैं तो वो सब वो फाइल कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं या जैसे हमें एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करनी है तो वो सब फाइलिंग जितने भी काम है
वो सब एक सीएस को इंश्योर करने होते हैं, ठीक है। देन शेयर ट्रांसफर के सर्टिफिकेट हो गए, चार्जेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, मॉर्गेज वगैरह हो गया, ये सब देखना होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग है तो उनको नोटिस देंगे, या एजीएम है, ईजीएम है, उसका नोटिस देंगे, उसका एजेंडा देंगे। तो ये सब यानी जो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, चाहे आपको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी है, चाहे आपको इंटरनल रिपोर्टिंग करनी है, तो ये सारे एक बार पॉइंट्स आप रीड कर लेना। मिनट्स रिकॉर्ड्स करना, पॉलिसीज वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, देन कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एक लाइजन है, तो वो सब। देन आपको क्या बोला पॉइंट नंबर 3 में कि उसकी ड्यूटी है कि जितने भी कंपनीज एक्ट आपको रजिस्टर्स मेंटेन करने के लिए बोलता है, देखो चार्ज का रजिस्टर हो सकता है, डायरेक्टर्स का, मेंबर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, बायबैक वगैरह का, तो इन सब के जो भी रजिस्टर्स हैं वो सारे रजिस्टर्स आपको क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। और इसके अलावा कुछ अदरवाइज ड्यूटी दी है। सबसे पहले आप इंश्योर करो कि जो भी फॉर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं आप उनको टाइमली फाइल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। नोटिस, एसआर के बाद जो फॉर्म फाइलिंग होती है वो सब बेसिक्स है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। अब हमें पता है कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर एलओडीआर के रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रही हैं, ठीक है। और एलओडीआर के साथ में कंप्लायंस की है कंपनी ने, कंप्लायंस नहीं की है, उसके लिए हमें कंप्लायंस ऑफिसर जो कि अपना सीएस होता है उसको ये चीजें इंश्योर करनी होती है कि कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं एंटिटी के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में माने हैं नहीं माने, देन कोऑर्डिनेशन वगैरह वो बिठाएगा, और किस किस के बीच में, बोर्ड के बीच में, देन एक्सचेंज के बीच में, डिपॉजिटरीज के बीच में, बिकॉज सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। देन वो क्या इंश्योर करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमने करेक्ट प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो किए हैं या नहीं किए, रिपोर्ट्स वगैरह प्रॉपर हैं या नहीं है, ठीक है। देन ग्रीवियंस रिड्रेसल, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगे, तो क्या कंपनी ग्रीवियंसेस प्रॉपरली रिजॉल्व कर रही है नहीं कर रही है, वो सब कुछ देखने की भी ड्यूटी किसकी बनती है, सीएस की बनती है, ठीक है। देन सेबी पे एसएएस रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती है जो टेक ओवर वाली है, राइट। और इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल होती है, म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस एप्लीकेबल। तो बेसिकली सेबी की जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं एलओडीआर के अलावा भी, उनका कंप्लायंस इंश्योर करने की भी ड्यूटी किसकी रहेगी, कंपनी सेक्रेटरी की रहेगी, ठीक। चलो इसके बाद में हमें पता है कि हम देखें एलओडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तो सीएस सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 12 में हमने डेफिनेशंस रीड करी थी, हमने वहां पर ही लिख लिया था कि सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूड्स सीएस, तो ये वहां पर भी है एज पर रेगुलेशन 16 ऑफ सेबी एलओडीआर। देन कॉर्पोरेट मैनेजर तो वो है ही, यानी बेसिकली यहाँ पे जितने भी चीजें हैं मैनेजमेंट वाली उन सबको मैनेज करेगा, कंप्लायंस एस्पेक्ट, इश्यूज को रिजॉल्व करना, बेसिक लाइजनिंग एंड लिंक है बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कंपनी, ठीक है। इसके अलावा सीएस एक्ट एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है कि अगर एक कंपनी है और कंपनी को किसी कोर्ट के सामने या ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट होना है तो उसके बिहाफ पर वो किसको ऑथराइज कर सकती है, वो एक सीएस को ऑथराइज कर सकती है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के बिहाफ पर इन सारी अथॉरिटीज के सामने अपीयर हो सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी है, एनसीएलटी, एनसीएलटी, सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन, सेबी हो गया, सैट हो गया, आरएससी हो गया। इसके अलावा जो टैक्स के अथॉरिटीज हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। देन ट्राई हो गया एंड टीडीएसएटी हो गया, तो ये कंज्यूमर फोरम्स वगैरह हो गए। तो यहाँ बेसिकली जो भी ट्राइब्यूनल्स, एपेलेट ट्राइब्यूनल्स, कोर्ट जिनके सामने कंपनी को अपेयर होना है, प्रेजेंट होना है, तो वो किसको ऑथोराइज कर सकती हैं, एक सीएस को। तो इसीलिए हम कहते हैं सीएस एज एन ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। चलो तो ये अपने सारे पॉइंट्स किसके कंप्लीट हो गए थे, एम्प्लॉयमेंट वाले के। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस वाले आपको सारे पहले से पता है। देखो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी क्या हो सकता है, एक सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कितनी बार पढ़ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, अगेन लिमिट्स दे रखी है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 204 की, कि कौन कौन सी कंपनी है जिनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी होती है। तो सबको याद होगा लिस्टेड। देन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पेड अप कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, एंड देन टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर, ठीक है। और फिर एवरी कंपनी जिसमें लोन्स और बोरोइंग्स कितने हैं, 100 करोड़ और, तो बेसिकली इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो अब इन सारी कंपनीज की ऑडिट कौन करेगा, सीएसई करेगा, फाइन। देन कंपनी सेक्रेटरी एज एन एक्सपर्ट। अच्छा अगर हम लोग कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 38 में, तो वहां पर आपको जो एक्सपर्ट की डेफिनेशन गिवन है उसमें सीएस भी आता है। अब देखो एक्सपर्ट में कौन कौन आता है, इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए।
तो ये पांचों लोग तो आते ही आते हैं, तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी इंक्लूडेड है। देन आते हैं कंपनी सेक्रेटरी एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये आपने आपके सीआर के पार्ट 1 में पूरा वैल्यूएशन का जो चैप्टर पढ़ा है वहां पे बहुत ही डिटेल में आता है, यहाँ आपको समराइज फॉर्म में गिवन है। तो जो भी अपना वैल्यूएशन करता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, तो वैल्यूअर भी वो बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है, ठीक है। अब ये आपने वहां पर देखा होगा, बट यहाँ पे गिवन है तो उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जैसे अपना ICSI होता है वैसे वहां पे क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां पर क्या होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। देन उसको रिकमेंड किया होना चाहिए तभी वो बनेगा। इसके अलावा क्या बोला है आपने, एग्जामिनेशन वगैरह पास की होनी चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो जब भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसके पिछले 3 सालों के अंदर अंदर ही आपने एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए। देन रूल 4 वहां पर गिवन है रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स रूल में, तो उस रूल में जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एक्सपीरियंस वगैरह गिवन है वो सब माइनर नहीं होने चाहिए हो, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए हो, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए हो। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, इसको आप देख लेना। देन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, किसी भी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे किसी ऑफेंस में वो नहीं आना चाहिए जहाँ पे 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट हो, ठीक है। और वो पनिशमेंट अगर आपको बाय चांस की बात है मिल भी जाती है तो उसमें 5 साल का गैप, यानी 5 साल का गैप हो गया तब तो आप बन सकते हो, पर अगर विद इन 5 ईयर्स है तब फिर आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक। देन आपको क्या बोला है, इनकम टैक्स एक्ट में आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट में क्या बोला है, फिट एंड प्रॉपर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप ऑलरेडी सीआर में पढ़ चुके हो, यहाँ पर बस आपके वो रिविजन वाले पॉइंट्स आ गए वापस से। चलो, देन CS एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अब सबको सीआर का पार्ट भी पता है, सबको पता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है, जो पूरे CIRP और IRP वाले प्रोसेस में पूरा असिस्ट करता है। तुम्हें पता है CA, CS, CA में ये सब भी IPs बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन आपको यहाँ पर भी रेगुलेशन 5 गिवन है, किसकी, IBBI के रेगुलेशंस, IP जो रेगुलेशंस हैं वो आपको गिवन है, और यहाँ पर आपको क्या गिवन है, उसके क्वालिफिकेशंस वगैरह गिवन है, ठीक है। तो ये भी आपने वहां पर रीड किया होगा, इसको एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपनी सेक्रेटरी एज एन इंटरनल ऑडिटर। अब ये वाला भी हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि इंटरनल ऑडिट अगर आपको कंपनी को करवानी है तो वो एम्प्लॉय से भी करा सकती है या फिर एक प्रैक्टिसिंग बंदे से भी करवा सकती है। तो अगेन आपको उसकी यहाँ पे लिमिट्स वगैरह गिवन है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है कि वो इन सब की भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, CRAs हो गए, RTAs हो गए, ठीक है, एडवाइजर्स हो गए, ये सब इनकी भी वो क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। चलो, अब इसके बाद में क्या बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी एज अ GST प्रोफेशनल, या ये इसकी हेडिंग है वो गलती से ऊपर आ गई है, तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ GST प्रोफेशनल। अब हमें पता है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो GST वाले मैटर्स में करते ही है ना, रिटर्न्स वगैरह फाइल करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि CS GST ऑडिट नहीं कर सकता है, वो CA ही करेगा। GST ऑडिट के अलावा जो बाकी सारे काम है, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग वगैरह के, कंप्लायंस इंश्योर करने के, तो वो सब कर सकता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या काम है। फर्स्ट क्या बोला, एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइस दे सकता है वो GST वाले मैटर्स में। देन टैक्स प्लानिंग करने में आपको हेल्प करेगा, जो इतने बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं, अब ये फाइलिंग करो, अब ये फाइलिंग करो, तो हम तो एक्सपर्ट है प्रोसीजर्स में, राइट। तो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस वगैरह दे देगा। देन जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह आपको मेंटेन करने होते हैं, GST की रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है, ITC का जो अपना रजिस्टर्स बनता है, वो सब कुछ, ठीक है। एंड इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने बात की थी ना, ही कैन एक्ट एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो भी टैक्स वाले अथॉरिटीज हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके सामने वो जाकर कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में आते हैं CSL सर्टिफिकेशन सर्विसेज। ये भी हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में देख चुके हैं। याद है हमने बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े थे, कंपनीज एक्ट के अलग, देन LLP के फॉर्म्स थे, उसके अलावा लास्ट में LODR और SEBI वाले रेगुलेशंस के फॉर्म्स थे। तो उन सब में एक CS MGT 7 MGT 8 रिसेंट पढ़कर आए हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। तो उनमें एक CS आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, फाइन। चलो, इसके अलावा देन है रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली वही है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो अब चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय को भेज दो, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, आपको किसी प्रैक्टिस वाले को भेजना तो आप उसको भेज दो। तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव तो वो दोनों में एक्ट करेगा, ठीक है, वेदर एम्प्लॉय और नॉट। तो यहाँ पर अगेन वो
सेम ही आपको अथॉरिटीज के नाम गिवन है। नेक्स्ट है CS एज एन IPR एक्सपर्ट। अब देखो IPR जो अपने लॉज होते हैं उनमें भी कितना ज्यादा तामझाम होता है, आपका पूरा चैप्टर भी था पिछले साल एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो आपको याद हो तो हमें पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस करना होता है, चाहे पेटेंट का हो, चाहे ट्रेडमार्क का हो, चाहे कॉपीराइट का हो। इसके अलावा अगर हमारी कंपनी किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ में डील कर रही है तो वो सब भी एस्पेक्ट्स होते हैं। आपने ट्रिप्स पढ़ा होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो अग्रीमेंट वगैरह हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैं कि आपका वाला पेटेंट बाहर एप्लीकेबल होगा, वैलिड होगा या अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगी, तो ये सारे के सारे चीज़ों में भी हम क्या कर सकते हैं, CS की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में आता है CS एज एन एक्सपर्ट बियॉन्ड कंपनी लॉ। ऑब्वियस सी बात है, क्या वो सिर्फ कंपनी लॉ और रिलेटेड मैटर्स की एडवाइस दे सकता है? नहीं, इतनी सारे लॉज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको सारे लॉ के नाम गिवन है, सेबी, SCR, डिपॉजिटरी, फेमा, IPR, ड्राफ्टिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेबर लॉज, एनवायरमेंट लॉज, कॉम्पिटिशन एक्ट, इतनी सारे लॉज हैं जिनमें एक CS की एक्सपर्टीज होती है। और इसके बाद में क्या बोला है, CS एज ए अदर सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो वो क्या क्या चीजें, जैसे आपने पढ़ा होगा वो लिक्विडेटर भी बन सकता है, हम लोग NCLT में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है। देन वोटिंग का प्रोसेस है तो आप वहाँ पे स्क्रूटनाइजर बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे शेयर्स वगैरह, बैंकिंग सर्विस हो गया, आपको याद है हमने बैंकिंग में बात की थी कि वो डिलीजेंस रिपोर्टिंग भी करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे। देन हमारा पूरा चैप्टर है ड्यू डिलीजेंस का, तो हम वो भी करते हैं, फाइन। देन CR वाले पूरे मैटर्स में वो हेल्प करेंगे, फॉरेन कोलैबोरेशन, होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स, फाइनेंस में भी वो इतना सारा हमारी हेल्प कर लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बजट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। देन इवन वो आर्बिट्रेशन में भी हमारी जो अग्रीमेंट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। तो नॉर्मली एक्ट्स के अलावा भी इतने सारे आपके एरियाज है, तो ये बेसिकली कह सकते हैं जो भी एक स्कोप है CS का क्या काम कर सकता है, पूरा कंबाइन करके आपको इस चैप्टर में दे रखा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद में जो आपका टॉपिक है दैट आर नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इस नाम से आपको टॉपिक गिवन है। बेसिकली अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो आपको जो CS का रोल है अगेन वो एक समराइज फॉर्म में गिवन है। तो CS आपका गाइड हो सकता है, ठीक है, कंपनी को कैसे कैसे काम करना है, कहाँ मैटर से प्रोसीड करना है, कहाँ रुक जाना चाहिए, तो वो सारे मैटर्स में एज अ गाइड हेल्प करेगा। रेगुलेटर हेल्प करेगा कि आपकी कंपनी के ऊपर जो भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो आपने माने हैं या नहीं माने, ठीक है। देन गवर्नेंस अच्छी है नहीं है। देन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन जो होता है उसमें हेल्प करेगा। ग्लोबल लीडर, कंसाइंस कीपर, एथिक्स वगैरह आपकी कंपनी मान रही है नहीं मान रही है। सपोर्ट टू चेयरमैन, सपोर्ट टू बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। लाइजनिंग बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। तो वही जो बेसिक हम ऊपर पढ़कर आए हैं उन सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या कर दी गई है, बेसिकली आपकी समरी कर दी गई है, ठीक है। चलो अब देखो आपके एक चैप्टर में बीच में कुछ पेजेस गिवन है, 20-25 पेजेस, उसमें आपको अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जो लॉज एप्लीकेबल होती हैं उन सब का आपको ओवरव्यू गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बैंकिंग गिवन है, तो बैंकिंग में कौन कौन से टाइप की बैंक्स होती हैं, देन कौन कौन से उनके ऊपर लॉज एप्लीकेबल है, तो आपको लिस्ट गिवन है। तो अब ये पूरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो चेकलिस्ट ही चेकलिस्ट गिवन है, ठीक है। जैसे अब टूरिज्म है तो टूरिज्म पे कौन कौन सी लॉज एप्लीकेबल हैं वो सब आपको गिवन है। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सीमेंट हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो अब आपको अलग अलग सेक्टर्स गिवन है और अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर जो भी टाइप की लॉज एप्लीकेबल है उनकी लिस्ट गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि कोई भी आपको सेक्टर दे देगा, फॉर एग्जाम्पल से आपको टूरिज्म दे दिया या आपको फूड सेक्टर दे दिया और आपको डायरेक्ट क्या बोलेगा कि इसके ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं उन सारे लॉज के आप क्या लिखो, एक लिस्ट प्रिपेयर करो। तो अब ये वाला टॉपिक जो है आपको क्या करना है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है, कि हाँ बेसिक कुछ लॉज रिपीट होती ही हैं, जैसे कंपनीज एक्ट तो सब में ही आएगा ही, तो ऐसे करके आप एक बार रीड कर लो। तो हर एक टॉपिक में से 7 से 8 लॉज के नेम आप लर्न कर लो और उनको लिख कर आ जाना एग्जाम में, ठीक है। सो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता भी है कि आपको लॉ के नेम लिखने हैं तो आप उसमें बिगिनिंग और एंड में CS के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन डाल सकते हो कि CS का क्या रोल है। फिर आप लिख सकते हो कि ये सारे लॉज एप्लीकेबल हैं तो ये CS की ड्यूटी बनती है कि वो सारे लॉज को कंप्लाई करेगा। तो इस तरीके से आप लिख कर आ सकते हो इसमें। ओके, तो ये चैप्टर भी होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट।